नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुरेंद्र मोहर द्वारा लिखित उपन्यास मौत का खेल, भाग संख्या 3। अब आगे। एक कोने की मेज़ पर हम दोनों बैठ गए। उस मेज़ पर और उस रेस्टोरेंट की हर मेज़ पर बहुत सीमित प्रकाश था, जिसकी वजह से एक मेज़ पर बैठे लोगों को दूसरी मेज़ पर बैठे लोगों के केवल साए ही दिखाई देते थे, सूरतें नहीं। उसने कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। जब तक कॉफ़ी नहीं आ गई वह एक शब्द नहीं बोली। उस बीच मैंने कई बार कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से बोल नहीं फूटा। कॉफ़ी पियो, वह बोली। मैं यंत्र चलित सा कॉफ़ी की चुस्की लेने लगा। वह भी कॉफ़ी पीने लगी। इतनी गर्मी है तो तुम यह बरसाती उतार क्यों नहीं देते, वह बोली। नहीं उतार सकता, मैं दबे स्वर में बोला। क्यों? दरअसल पीछे से मेरी पतलून की हालत बहुत ही नाजुक हो गई है। ओह, वह बोली। उस सीमित प्रकाश में भी उसके होठों पर उभर आई मुस्कुराहट मुझसे छिपी न रह सकी। मैं यह फैसला नहीं कर सका कि मेरी हालत उसके लिए मजाक का साधन थी या उसकी उस मुस्कुराहट में मेरे प्रति संवेदना का पुट था। गर्म कॉफ़ी की भाप से मेरे चश्मे के शीशे धुंधला गए थे। मैंने चश्मा नाक से उतार उंगलियों से ही रगड़कर शीशे साफ किए और चश्मा फिर पहन लिया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने सहज स्वर में पूछा। विमल, मैं बोला। उस होटल वाले को तुम चोर दिखाई देते थे, क्या तुम चोर हो? नहीं। अपराधी? नहीं। कभी जेल गए हो? जो आदमी चोर ना हो, अपराधी ना हो, वह जेल क्यों जाएगा? यह तो मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैं कुछ क्षण हिचकिचाया और फिर धीरे से बोला, नहीं। फिर तो इसका मतलब यह हुआ कि वक्तीय लालच में फंस गए थे। जी हाँ। अब छुपाने से फ़ायदा नहीं था। अब तक बात मेरी समझ में आ चुकी थी कि उसने मुझे बखेड़े में फंसने से बचने के लिए मेरी खातिर झूठ बोलकर मुझ पर भारी मेहरबानी की थी। क्या करते हो? कुछ भी नहीं, एकदम बेकार हूँ। वजह बहुत लंबी है, पेचीदा है। मैं गहरी सांस लेकर बोला, आपकी समझ में नहीं आएगी। गुजारा कैसे होती है? कहाँ होती है गुजारा? भूखा मरता हूँ। अभी 10 मिनट पहले 2 दिन बाद खाना हासिल हुआ था। कैसे? मैंने बता दिया। तुम्हारा कोई यार दोस्त नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं जो तुम्हें कम से कम 2 वक्त खाना खिला सके? मुंबई में नहीं है। मुंबई के बाहर है, लेकिन ना होने जैसे। मैं उन लोगों की मदद नहीं चाहता, चाहे भूखा मर जाऊं। मैं स्वीकार किया। तुम उन लोगों की मदद क्यों नहीं चाहते? है कोई वजह? मैं लापरवाही से बोला। वास्तव में मैं उन लोगों के पास मदद मांगने जा ही नहीं सकता था। उसने मदद मांगने जाने का मतलब था जेल जाना। युवती कॉफ़ी पीने लगी। मैडम, मैं धीरे से बोला, सच पूछो तो अभी भी मैं फाके इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि मुझे शराफत और इंसानियत की थोड़ी बू बाकी है। अभी मुझ में अहम का इतना अंश बाकी है कि मैं 2 दिन भूखा रह लूँ, लेकिन कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे करना मेरी आत्म पर गवारा नहीं करती थी, जबकि मैं रोटियों का मोहताज नहीं था। मेरे जिस्म में दम खम ना सही, लेकिन दिमाग में इतनी अक्ल ज़रूर है कि मैं किसी प्रकार अपने लिए 2 वक्त का खाना जुटा सकूं। लेकिन अभी मैं वैसे तरीके इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अभी मुझ में भूखा रहने की हिम्मत है। जब हिम्मत टूट जाएगी तो सब कुछ करूँगा। और हिम्मत हारने के मैं कितना करीब पहुंच गया हूं, उसका एक नमूना वह हरकत ही है जो उस होटल में मैंने आज की है। पढ़े लिखे हो? मैंने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया।
तो कोई नौकरी क्यों नहीं तलाश करते? क्योंकि अपने पढ़े लिखे होने के सबूत के तौर पर मैं कोई सर्टिफिकेट पेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं एकदम फक्कड़ आदमी हूँ। इस संसार में मेरा अपना कहने लायक जो कुछ भी है वह मेरे जिस्म पर मौजूद है। कितना पढ़े हुए हो? काफ़ी। मैट्रिक हो? हाँ। उसने एक खोजपूर्ण दृष्टि मुझ पर डाली और बोली, ग्रेजुएट? मैं स्वीकृति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। या और भी ज़्यादा, वह बोली। मैंने अर्ज किया है न मैडम, मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन सड़क पर घूमने वाला आवारा, मुफिल्लिस और सूरत से चोर दिखाई देने वाला इंसान पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, इससे दुनिया को क्या फ़र्क पड़ता है? नौकरी की खातिर तुम किसी को विश्वास नहीं दिला सकते कि तुम अपने सर्टिफिकेट पेश नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में तुम पढ़े लिखे हो। नहीं दिला सकता मैडम, और उसमें सबसे बड़ी वजह मेरा हुलिया है। किसी बड़े साहब को इस बात का विश्वास तो मैं तब दिलाऊंगा जबकि कोई मुझे उसके पास भटकने दे। मुझे तो साहब लोगों के चपरासी ही भिखारी समझकर दुत्कार देते हैं। तुम्हें तौहीन महसूस नहीं होती? पहले होती थी, अब नहीं होती। अब आदत पड़ गई है। और सच पूछिए तो इसी हालत में पहुंचकर मुझे मालूम हुआ कि मेरे देश में नाली में कीड़े की तरह रेंगने वाले बेघर, बेदर, भूखे, नंगे लोगों की गिनती लाखों करोड़ों में है। मेरे देश में पैसे वाला इंसान एक है तो ठोकरें खाने वाला इंसान 1000 है। हमारी सरकार समाजवाद की दुहाई देती है, लेकिन 23 साल की आज़ादी के बाद वह देश की जनता को 2 वक्त का खाना जुटा पाने के लिए साधन पैदा नहीं कर पाई। हमारी सरकार। लेक्चर मत दो। मैं फ़ौरन चुप हो गया। तुम कोई ट्रेड यूनियनिस्ट तो नहीं हो? नहीं। बातें तो ऐसी ही करते हो। मैंने उत्तर नहीं दिया। मैं कॉफ़ी का आखिरी घूंट हलक में उड़ेल लिया और खाली कप नीचे रख दिया। फिर मैंने जेब में से उसके बैग से चुराई 100 के नोटों की गड्डी निकाली और उसे अपने और उसके बीच में सोफे पर रख दिया। युवती ने लापरवाही भरी निगाह नोटों पर डाली और फिर दोबारा मेरी ओर देखने लगी। उसने नोट उठाने का उपक्रम नहीं किया। कई क्षण उसकी पैनी निगाहें मेरे चेहरे पर टिकी रही। मैं नर्वस हो उठा। मैं अपने कॉफ़ी के खाली कप में झांकने लगा। मेरी ओर देखो, वह बोली। मैं झिझकता हुआ उसकी ओर देखने लगा। मैं तुम्हारी बातों से प्रभावित हूँ। तुम मुझे कामचोर नहीं लगते और पढ़े लिखे और ईमानदार आदमी लगते हो। तारीफ़ के लिए शुक्रिया। मैं सिर नवाकर बोला, लेकिन मैडम, तारीफ़ से आदमी का पेट नहीं भरता। डोंट टॉक नॉनसेंस। युवती तनिक झुंझलाकर बोली, मैं तुम्हारी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हें वे बातें बता रही हूँ जिसकी वजह से मैं तुम्हें नौकरी दिलवाने वाली हूँ। नौकरी? मैं भौचक्का सा बोला। मुझे? हाँ। उसका स्वर एकदम भावहीन हो उठा था। आज सुबह के अखबार में एक विज्ञापन निकला था जिसमें एक ऐसे आदमी की ज़रूरत जाहिर की गई है जो कार चलाना जानता हो, मोटर बोट चलाना जानता हो और इतना पढ़ा लिखा हो कि हिंदी और अंग्रेजी पढ़ लिख सकता हो। पता? गोकुलदास एस्टेट, जुहू। गोकुलदास एस्टेट सारी बम्बई में मशहूर है। जुहू पहुंचकर जिससे मर्जी पूछ लेना। मुझे नौकरी मिल जाएगी? मैंने अविश्वासपूर्ण स्वर में पूछा। मिल जाएगी, वह यूं बोली जैसे एक बेहद मामूली बात का जिक्र कर रही हो। मुझे करना क्या होगा? पहले नौकरी हासिल कर लो, फिर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। कोई गैरकानूनी काम तो नहीं करना होगा? युवती कुछ क्षण मुझे घूरती रही और फिर अपने होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट लाकर बोली, जैसे तुम्हारी मौजूदा हालत है उसे देखते हुए तुम्हें कोई गैरकानूनी काम भी करना पड़े तो तुम्हारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? जेल भी चले जाओगे तो कम से कम 2
वक्त की रोटी की गारंटी तो हो जाएगी। मैं चुप रहा। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए सर गोकुल दास बम्बई के इन्हें गिने रईसों में से एक हैं। मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी और अपना हुलिया सुधार कर जाना। वह बोली, वरना कोई तुम्हें स्टेट के पास भी नहीं भटकने देगा। लेकिन जो कुछ मैं कहना चाहता था उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वह पहले ही समझ गई कि मैं क्या कहने वाला था। उसने हम दोनों के बीच पड़ी नोटों की गड्डी उठाई, उसमें से 2 नोट फाड़कर मेरे हवाले किए और बाकी की गड्डी अपने बैग में डाल ली। ओके, वह बोली। ओके, मैं अज्ञातपूर्ण स्वर में बोला। उसने वेटर को संकेत किया। वेटर बिल ले आया। 100 के 2 नोट अभी भी मेरे हाथ में थे। मैंने एक नोट वेटर की ट्रे में डाल दिया। वेटर सख्त हैरानी जाहिर करता हुआ वहाँ से विदा हो गया। युवती भी हैरानी से मेरा मुंह देख रही थी। कोई खास मजबूरी ना हो, मैं धीरे से बोला, तो एटिके का यही तकाजा है कि बिल मर्द अदा करे। वाह, वह बोली। उसके स्वर में स्पष्ट मजाक का पुट था। मुझे बुरा नहीं लगा। वेटर 97 रुपये वापस ले आया। मैंने सारे नोट उठा लिए। उसे टिप देने का मेरा कोई कतई इरादा नहीं था। बिल अदा करना और बात थी, वेटर को टिप देना और बात थी। मैं बिल अदा करना ज़रूरी समझता था, लेकिन वेटर को टिप देने में एक नया पैसा भी बर्बाद करना मूर्खता समझता था। हाँ, अगर मेरी जेब में सिर्फ 3 रुपये होते तो शायद मैं बिल भी अदा नहीं करता। हम दोनों उठकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। कल 11 बजे पहुंच जाना, वह बोली। मैंने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया और फिर झिझकता हुआ बोला, मैडम। हाँ, वह बोली। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? उसी क्षण एक टैक्सी उसके सामने से गुजरी। उसने टैक्सी को रोकने का संकेत किया। टैक्सी फुटपाथ के साथ लगकर रुक गई। ड्राइवर ने बाहर निकलकर टैक्सी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। लेडी शांता गोकुलदास, वह टैक्सी में बैठते हुए बोली। टैक्सी ड्राइवर ने बड़ी मुस्तैदी से टैक्सी का दरवाज़ा बंद किया, टैक्सी का मीटर डाउन किया और फिर ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। अगले ही क्षण टैक्सी यह जा वह जा। मैं भौचक्का सा तब तक फुटपाथ पर खड़ा रहा जब तक टैक्सी मेरी निगाहों से ओझल नहीं हो गई। मैंने बाएं हाथ से चश्मा उतारकर उसी हाथ से अपनी आँखों को रगड़ा और फिर चश्मा नाक पर टिकाकर विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन की ओर बढ़ा।